नाज़रीन, सिंध पुलिस में एक हलफ याफ्ता डीआईजी की दोबारा वापसी की इत्तला मिली है और मालूम ये भी हुआ है कि उनके चाहने वाले, उनके सहूलतकार उन्हें दोबारा से सीआईए का डीआईजी या फिर कराची के ईस्ट या वेस्ट जोन का डीआईजी बनवाने के लिए जो है वो सरगर्म अमल हो चुके हैं। वो हलफ याफ्ता डीआईजी कौन है, इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम सिंध और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले उन खुश नसीब 20 एसएसपी साहिबान पर बात करेंगे जिनकी ऊपर वाले ने सुन ली है और इत्तला ये मिली है कि जुलाई के तीसरे या चौथे हफ्ते में जो है स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड होने जा रहा है और ये बोर्ड इन 20 एसएसपी साहिबान की किस्मत का फैसला करेगा कि ये अगले ओहदे यानी डीआईजी बनने के अहल है कि नहीं। ये कौन से 20 खुशनसीब डीआईजी हैं, इन पर भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में तफसील से बात की जाएगी। और प्रोग्राम के आखिर में कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक नाराज एसएसपी इरफान समू पर बात करेंगे कि आखिर उनकी नाराजगी की क्या वजह है कि जिसकी वजह से जो है वो मुश्तइल होकर जो है चार छोड़ कर चले गए हैं। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम पेरिस में रूनुमा होने वाले उस अफसोसनाक वाक़िब की हम मज़म्मत करना चाहते हैं जिस पर जो है पाकिस्तान में एक पार्टी जो है वो इस वक्त बगले बजा रही है, हंसी टटा किया जा रहा है और उस पर एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है। इस अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। ये वीडियो जिस किसी ने भी बनाई है वो पख्तून कौम का खैर ख्वाह नहीं बल्कि उनका बदतरीन दुश्मन है, क्योंकि पख्तून रिवायात के सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए इस किस्म की शर्मनाक वीडियो बनवाई गई है। पख्तून कौम की जो रिवायात है वो रिवायात कुछ इस तरीके से है कि अगर किसी पठान का, किसी पख्तून का कोई बदतरीन दुश्मन भी उसके सामने आ जाए और वो उस वक्त अपने घर की खवातीन के साथ हो तो वो बदतरीन दुश्मन जो है वो उन्हें कुछ भी उस वक्त नहीं कहेगा। उनकी खवातीन के एहतराम में जो है वो अपने जज्बात को, अपने एहसासात को, अपने गुस्से को जो है काबू करके पी जाएगा और उस वक्त उसे कुछ भी नहीं कहेगा। ये पख्तूनों की रिवायात है, लेकिन जो वीडियो बनवाकर जो है उसको वायरल किया गया है ये इसमें पख्तून कौम की इस रिवायात का धूमधाम से जो है वो जनाजा उठाया गया है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये जिसने भी वीडियो बनाई है वो पख्तूनों का खैर ख्वाह नहीं बल्कि पख्तूनों का बदतरीन दुश्मन है। और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा अपना तज्जिया है, जिस किसी ने भी ये वीडियो बनाई है वो इंतहाई साजिशी जहन का मालिक है, वो पख्तूनों का दुश्मन है और पख्तून कौम को जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो इस वक्त लड़वाने के दम पर है। यानी एक तरीके से ये जो वीडियो है ये एक चिंगारी को जो है वो हवा देकर जो है वो आग का शोला बनाने का जो है काम करने के गर्ज से ये वीडियो बनवाकर इसे वायरल किया गया कि जो ऑपरेशन अब तक जो है खैबर पख्तूनख्वा में शुरू नहीं किया जा सका वो इस वीडियो के जरिए उस ऑपरेशन को बूस्ट देकर जो है उसमें तेजी लाना है। इस वीडियो को बनवाकर उसको वायरल करवाने का सिर्फ और सिर्फ इसके सिवा और कोई मकसद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये वीडियो जिस किसी ने भी बनाई है वो पख्तूनों का खैर ख्वाह नहीं बल्कि पख्तूनों का बदतरीन दुश्मन है। ये वीडियो नहीं बल्कि ये तो तोप का एक गोला है जो कि जिस किसी ने भी जो है वीडियो बनाकर जो है वो फेंका है खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि वहां की जो पख्तूनों की जो रिवायात है उस रिवायात को जो है कानून के आमने सामने लाया जाए, उससे लड़वाया जाए। जो सूरत हाल पंजाब पुलिस ने की है वही सूरत हाल जो है खुद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को भी जो है करने का मौका मिल सके। इस वीडियो को इस वक्त बनवा कर उसको वायरल करवा के दूसरों को जो है मुश्तइल करवाने की एक कोशिश की गई है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वो मैं इस अपने प्रोग्राम से, अपने इस प्लेटफार्म से जो है खुद पख्तून कबाइल से ये इल्तिजा करूं कि वो भी इसकी भरपूर तरीके से जो है वो इस वीडियो की मजम्मत करें, ताकि किसी भी फोरम पर अगर कोई गलतफहमी जन्म ले रही है तो वो इसी वक्त जो है वो गलतफहमी बढ़ने के बजाय खत्म हो जाए कि
पठानों ने भी जो है, वो पख्तूनों ने भी जो है इस वीडियो का नोटिस लिया है। तो मैं फिर कहूँगा कि इस पर बगले बजाने या वो जो कहते हैं कि ये वीडियो जो है ये नविश्ते दीवार है दूसरों के लिए, इस किस्म की जो है वो बकवासियात का सिलसिला फौरी तौर पर जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है, वरना इसके इंतहाई संगीन नताइज जो है वो बरामद हो सकते हैं। इसका अंदाज़ा आप लोगों को नहीं है। जो लोग जो है इस वीडियो पर इस वक्त बगले बजा रहे हैं, इस वक्त जो है वो डांस कर रहे हैं, इस पर जो है वो हंसी टट्टा कर रहे हैं, ये इस वक्त ये मौका नहीं है। ये बहुत ही गलत हुआ है, ये दुश्मन का काम है, ये दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई। इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है इस मुजम्मत से और ये वजाहत करने से की है। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। डीआईजी कौन है जो हलफ याफ्ता है, जिनकी वापसी हो चुकी है सिंध पुलिस में? हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने बड़े बच बचाते हुए जो एक मोहतात अंदाज में जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनका कहना है कि नोमी मियाँ है। भाई कौन नोमी मियाँ, मैंने पूछा। उन्होंने कहा जी नोमान सिद्दीकी, जो कि पहले सेंट्रल में कई साल तक जो है वो एसएसपी रह चुके, उसके बाद वो डीआईजी भी रहे, और वो जो है मुश्ताक महर के बहुत ही लाडले थे, और उन्हीं का लाडला तो था खालिद अब्बासी, जो इस वक्त गडाब जैसे थाने का एसएचओ बना है, और वही खालिद जो इनकी गुनाहों की सजा में खुद डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो चुका था, जिसे कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। गलती सब की सब जो है वो खुद नोमान सिद्दीकी की थी, जो उन्होंने उस वक्त के सीसीपीओ जो है मुश्ताक महर के कहने पर की थी। ओमनी ग्रुप की जो प्राइम विटनेस थी, कौन सी बैंक की जो मैनेजर थी, नूरीन को जो हरासा किया था, ये वही वाक़या, और ये वही जो है नोमान सिद्दीकी हैं, जो कि रोटेशन पॉलिसी में जिन्हें सिंध से निकाला गया था, काला पानी भिजवाया गया था खैबर पख्तूनख्वा, और बाद में बड़ी मिन्नत समाजत करके एडी ख्वाजा के हाथ पांव जोड़कर जो है इन्होंने अपना ट्रांसफ़र खैबर पख्तूनख्वा से जो है पुलिस एकेडमी में करवा दिया। तो वहाँ से फिर ये कोई चक्कर चलाकर जो है कहते हैं कि इनका जो ट्रांसफ़र है, वो नुमाइंदे का कहना है कि इनका ट्रांसफ़र करवाने वाले जो हैं वो फैसल सब्ज़वारी ने इनका ट्रांसफ़र कराया, जो कि गालिबन इस काबीना में शामिल हैं, मिनिस्टर है। उनकी सिफारिश पर जो है इनकी पोस्टिंग जो है वो सिंध पुलिस में कर दी गई, और अब इतला ये मिली है कि इनका ट्रांसफ़र चूँकि सीआईए से हुआ था, लिहाजा ये सीआईए की डीआईजी बनने के इस वक्त ख्वाहिशमंद है, क्योंकि इन्हें ये इतला मिली है कि करीम खान जो है, क्योंकि सीआईए की डीआईजी, वो यहाँ से जाने के लिए परतोल रहे हैं, और गालिबन उनका भी ट्रांसफ़र होने की इतला मिली है। इसकी वजह से जो है वो उनकी जगह पर जो है ये डीआईजी सीआईए बनना चाहते हैं। हालांकि उसी पोस्ट पर खुद शर्जील खरल की भी नज़रें लगी हैं, काबीना गए, वो भी वहाँ जाने के लिए फ़िलहाल बाग दौड़ कर रहे हैं, और ये सब कुछ जो है 15 जून के बाद ही मुमकिन हो सकेगा, मेयर के इलेक्शन के बाद। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज़ यही थी कि नोमान सिद्दीकी की जो है वो फिलहाल वापसी हो गई है। यानी इससे पहले जो है ना, आप देखो सीक्वेंस देखो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। पहले आए आसिम कायम खानी, उसके बाद आमिर फारूकी, और उसके बाद जो है नोमान सिद्दीकी भी आ गए। अब नोमान सिद्दीकी जो है वो पोस्टिंग के लिए इस वक्त बेताब हैं, हलचल हैं, परेशान हैं, तड़प रहे हैं कि उन्हें पोस्टिंग जल्द से जल्द दी जाए, क्योंकि वो काला पानी की सज़ा जो है 2 साल की गुजार कर आ चुके हैं। देखना ये कि वो कब अपनी पोस्टिंग हासिल करने में कामयाब होते हैं। अब हम बात करते हैं सिंध और पंजाब के उन खुश नसीब 20 सीनियर एसपी साहिबान का, जिसमें से कुछ तो डीआईजी की पोस्ट को इस वक्त इंजॉय कर भी रहे हैं। उनकी जो है अल्लाह ने सुन ली है, और अब कहते हैं ना कि ये जो मुल्क के जो हालात हैं, जो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, बदलते हुए हालात में जो है वो उनके साथ जो है वो बड़ी नाइंसाफ़ी, और उनका जो बोर्ड था वो इल्तिवा और इल्तिवा का शिकार होता चला गया। हालांकि पिछले बोर्ड में भी जो है मामू ने भांजे को जो है गैर कानूनी तरीके से प्रमोशन देकर जो है, यानी कि अपनी एक बोटी खाने के लिए पूरी 24 पुलिस वालों का जो बकरा था समझ के उनको ज़बह कर दिया, एक बोटी को निकालने के लिए। वो बोटी क्या है, अपने भांजे को प्रमोट करना ही करना है। उनसे पहले जो 24 एसएसपी थे, जो कि अहल तरीन थे, यही थे सारे के सारे, इन पर ऐसी बेरहमी से उन्होंने छुरी फेर दी, ऐसी बेरहमी से छुरी फेर दी कि बस अल्लाह की पनाह है कि ये सारे के सारे बेचारे डेफर हो गए, और उनका मामू डेफर होने के, भांजा जो है डेफर होने के बावजूद प्रमोट हो गया।
یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پاکستان، اس کو کہتے ہیں جس کا باپ زندہ ہو اس کو وہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ابھی یہ جو 24 ہیں، میں ابھی کچھ کے نام میرے پاس ہیں، یہ نام بتا دوں، چلو یہ کہا جاتا ہے کہ جولائی کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں جو ہے وہ سلیکشن بورڈ ہونے جا رہا ہے۔ سلیکشن بورڈ التوا کا شکار کیوں تھا؟ کیونکہ یہ فیڈرل پبلک کمیشن کا جو چیئرمین تھے وہ ریٹائر ہو گئے تھے، کیا نام تھا، کیپٹن زاہد، وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد اس پوسٹ پر کسی کی تقرری نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے چونکہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جو ہے اگر کوئی چیئرمین نہیں ہوگا جنہوں نے اس پورے سلیکشن بورڈ کو ہیڈ کرنا ہوتا ہے، جب وہی نہیں ہوگا تو بورڈ کیسا بنے گا، بورڈ کیسے کام کرے گا؟ یعنی جب انجن ہی نہیں ہے تو ٹرین کو کون کھینچے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ انجن جو ہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین ہوتا ہے۔ اب یہ اطلاع ملی ہے اسلام آباد سے، ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ دتہ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اس وقت جو پرائم منسٹر کے جو پرسنل سیکٹری ہیں یہ ہے ڈاکٹر توقیر شاہ۔ یہ ان کو تو سروس ختم ہو گئی تھی، ایکسٹینشن پہ تھے، ایکسٹینشن بھی ان کی ختم ہونے جا رہی ہے، تو اب چونکہ اس حکومت بھی تقریباً چند مہینوں کی مہمان ہے تو انہوں نے جو ہے پہلے ہی پرائم منسٹر سے ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ اس اہم ترین پوسٹ کے لیے خود کو موضوع قرار دے دیا تھا۔ اب انہیں جو ہے وہ اس کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے، 3 سال تک جو ہے وہ اس کے چیئرمین رہیں گے۔ اس طریقے سے ان کی سروس میں مزید 3 سال کا ایک طریقے سے اضافہ کر دیا جائے گا اور وہ یہ اس کے چیئرمین بننے جا رہے ہیں۔ غالب امکان یہ کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ان کا نام کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گا، ان کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، جس کے بعد جو ہے پھر یہ اسپیشل پروموشن بورڈ کا اناؤنسمنٹ کیا جائے گا کس تاریخ کو ہونا ہے۔ غالب امکان یہ کہ تیسرے ہفتے میں 21-22 کو یا پھر چوتھے ہفتے میں 27, 28, 29, 30 3-4 دن یہ اجلاس چلے گا، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی کا۔ اب اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ اچھا یہ جو نام ہے کچھ جو میں پہلے نام اس میں بتا دوں، اس میں جو ہے سندھ سے جو ہے ایک تو مقدس حیدر ہیں جو کہ ڈی آئی جی کی پوسٹ کو آلریڈی انجوائے کر رہے ہیں، یہ کنڈیشنل اس کی پرموشن تھی، وہی انتظار قتل کیس جو ہے ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اور وہ ابھی بدستور ان کے سر پر ان کی تلوار لٹک رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پرموٹ نہیں کیا سکا۔ اب مقدس حیدر کے علاوہ جو ہے پھر خود فیصل بشیر میمن ہیں، جنید شیخ ہیں، سہیل ظفر چھٹا جو ڈی آئی جی کی پوسٹ کو آلریڈی انجوائے کر رہے ہیں، جو کہ خود پرائم منسٹر کی بھی لاڈلے ہیں، اور اس وقت جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ کی بھی لاڈلے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ پہلے اسلام آباد میں انہوں نے پی ٹی آئی کو کچلنے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، اور اب اس وقت جو ہے وہ رئیس قصر جو ہے اینٹی کرپشن پنجاب کے جو ہے وہ اس وقت ڈائریکٹر یا چیئرمین بنے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے ان کو نٹ ڈالی ہوئی پی ٹی آئی والوں کو۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ علی ناصر رضوی ہیں، اور کوئٹہ کے جو ڈی آئی جی ہے اسفر میسر ہیں، اسی طریقے سے رائے اعجاز ہے، اسی طریقے سے رانا ایاز، یہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے سگے کزن ہیں، اور یہ میرا خیال ہے گجرانوالہ کے سی سی پی او ہیں، اسی طریقے سے اسد رضا بھی ہیں اور ڈاکٹر خرم بھی ہیں۔ یہ چند نام تو مجھے معلوم ہو گئے۔ اب یہ ہیں، ان میں علاوہ باقی جو 10-11 اور ہیں، یہ جو ہے ان کو بورڈ میں یعنی کہ 20 ویکینسیاں ہیں ڈی آئی جیز کی۔ اب دیکھو اس میں کون جو ہے وہ موضوع ہوتا ہے اور کس کو موضوع قرار نہیں دیا جاتا، یہ فیصلہ بورڈ کرے گا۔ لیکن ابھی سے جو ہے کہتے ہیں سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب اصل میں سازشیں ہوتی کیا ہے؟ سازشوں کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ انٹیلیجنس بیورو کے بے بنیاد رپورٹوں کو جواز بنایا جاتا ہے، اور ان رپورٹوں کو بنیاد بنانے کے بعد جنہیں ڈیفر کرنا ہوتا ہے پلاننگ کے تحت انہیں ڈیفر کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس لسٹ میں کتنوں کے لاڈلے یعنی جو اس وقت ڈی آئی جی لگے ہوئے ہیں صوبوں کے، ان کے کون سے چاہنے والے جو ہیں اس لسٹ میں پیچھے ہیں جنہیں وہ پرموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان سے جو آگے سینئر ہوں گے ان کو ڈیفر کرنے کے لیے یہی آئی جی صاحبان جو ہے وہ آئی بی کے افسروں سے ساز باز کر کے ان کی منت سماجت کر کے ان سے بوگس رپورٹیں جو ہے وہ ان کے خلاف بنوائیں گے۔ وہ رپورٹیں جو ہے اس بورڈ سے پہلے وہاں پہنچ جائے گی، اور ان رپورٹوں کو سامنے رکھ کر وہ آئی جی صاحبان کہیں گے بھی کہ اس کی تو رپورٹ آ گئی، اس کی رپورٹ آ گئی، اس کی رپورٹ آ گئی، لہٰذا جب تک اس کی انکوائری نہیں ہوتی اس کا ہم فیصلہ نہیں کرتے، ان کو
लकीर मार के डेफर कर देंगे। फिर उनके जो अपने बंदे हो जाएंगे, जब ये 4, 5, 6 सीटें निकल जाएंगी तो जाहिर है कि सीटें बच जाएंगी, फिर उनके बंदे ऊपर आ जाएंगे जिनको वो प्रमोट करना चाहते हैं। यही होता है सिलेक्शन बोर्ड में, हमेशा से जो है वो हेरा फेरी चली आ रही है। कामरान फजल का जो वाकया है वो एक रिकॉर्ड वाकया है पाकिस्तान की सिलेक्शन बोर्ड की तारीख का। जितनी रिकॉर्ड तरीन नाइंसाफी उस हीरा नुमा, उस एक बेहतरीन 2 बार का टॉपर के साथ सिंध पुलिस के इन नाखुदाओं ने की है, उस पर जितनी भी उनकी मजम्मत की जाए कम है। और उसी को रिवायत बना दिया गया है, उसके बाद से उसी को डोल पीटा जा रहा है। वही आईबी का कांदा जो है इस्तेमाल करके अपने मुखालिफिन के खिलाफ जो है बेबुनियाद रिपोर्टें बनवाकर उनकी सर्विसेज से जो है वो खेलने का ये खौफनाक खेल इस वक्त भी जारी। और मुझे पूरी इतला है कि ये जो बोर्ड अगर जब भी होने जाएगा, इस बोर्ड में भी जो है ये जो आईजीज इस वक्त हैं ये डंडी मारेंगे। अब ये मालूम नहीं हो सकेगा कि इस बोर्ड में जो है कानून और कायदे के मुताबिक ग्रेड 21 के आईजीज को मेंबर बनाया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, या कि बाहर से जो है ग्रेड 22 के अफसरों को इसका मेंबर बनाया जाएगा। ये तो जब बोर्ड का नाम का ऐलान होगा उस पता चलेगा कि बोर्ड में मेंबर कौन कौन से हैं। इसके बाद ये इनकी किस्मतों का फैसला होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे भी सीनियर एसएसपी हैं जिन्हें बार बार इसी तरह के जाली और बेबुनियाद रिपोर्टों की बुनियाद पर जो है डेफर किया गया था। अब स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि आईजी सिंध के साथ पीछे जो खड़े हैं वो कौन है, वो आईबी सिंध के जो है ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। इसी तरह के जो ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं उन्हीं का तो कांदा इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं से तो मुबैना तौर पे रिपोर्टें बनवाई जाती है। ये कहना है पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब इजाज़त चाहने से पहले मैंने कहा था ना कि कश्मीर के नौजवान एसपी जो कि मजलूम हैं, नाराज भी हैं, वो क्यों छुट्टी पर जा रही है। आप तस्वीर इस वक्त आप देख लें, तस्वीर आपको नजर आ रही है। उनकी रुफका ने ये कहा है कि वो अपने साथी अमजद शेख की जानिब से की जाने वाली ज्यादतियों पर कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ज्यादती जरूर की है उस हिंदू बच्चे की बाजियाबी वाले मामले में, जिसे तावान अदा करने के बाद बाजियाब किया गया था। लेकिन अगर वही बच्चा जो है वो कश्मीर के एसएसपी को साथ में लेकर उसकी बाजियाबी जाहिर कर दी जाती तो उससे अमजद शेख का कद कम नहीं होता और न ही कोई खुद इरफान समूह का कद बढ़ता। लेकिन ये एक इखलाकियात का तकाजा था कि उसके इलाके का ये वाकया था, अगर उसे शामिल कर दिया जाता तो उसमें क्या हर्ज था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, महज उसको डिग्रेड करने के लिए। तो अब अगर वो छुट्टी पर जा रहे हैं तो छुट्टी पर जाना कोई खुदा न खास्ता उनका कोई एहतजाज वो रिकॉर्ड नहीं करा रहे हैं, और न ही उनका छुट्टी पर जाना कोई डाकुओं से डरने का नतीजा है, डाकुओं के आगे हथियार डालने का नतीजा नहीं, बल्कि छुट्टी पर जाने का मकसद ये है कि वो दूल्हा बनने जा रहे हैं। उनकी शादी का ऐलान हो चुका है, घर वालों ने वो शादी में शिरकत करने के लिए यानी कि दूल्हा बनने के लिए जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं, वो किसी एहतजाज की वजह से नहीं जा रहे। ये वजाहत जो है खुद इरफान समूह एसएसपी कश्मीर के करीबी रुफका ने किया है, जिसकी वजाहत भी ज़रूरी थी। नाज़रीन, खबरें तो और बहुत सारी है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी खबरें कल के प्रोग्राम में शामिल करूंगा। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।